आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताऊंगा आखिरी तक आपके हो सकता है आंसू भी निकल आए। आपको गर्व होगा भारत पर और आप करुणा से भरेंगे और आपको पता चलेगा कि ये जियोपॉलिटिक्स कितनी खतरनाक है। दलाई लामा भारत में रहते हैं, फिर भी इंडिया कहता है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। आपको बता दूं कि दलाई लामा की जो कहानी है वो कमाल, और भारत के रूट्स, भारत ने ही तो भैया बुद्धिज्म पूरी दुनिया को दिया, लेकिन कैसे चाइना ने इस पर कब्जा किया और क्या भारत और चीन का युद्ध हो जाएगा क्योंकि चाइना ने वार्निंग दे दी है। हम एक एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे। लंबा लेक्चर होगा दोस्तों, लेकिन आपको मजा आ जाएगी और आपको इतिहास के बहुत सारे पहलू में समझाऊंगा और इतिहास में ले चलूंगा कि इसकी कहानी कहां शुरू होती है। तो नरेंद्र मोदी हमारे पीएम ने यह बोला कि 140 करोड़ भारतीय आपके पीछे खड़े हुए हैं। और भैया देखिए, दलाई लामा को तो हम फॉलो करते हैं। मुझे याद है कि दलाई लामा को जब पहली बार मैंने सुना था तो कहता ना कि वो एक मेस्मराइजिंग, मैंने कहा कि यार क्या एक अलग ही, मैं परेशान था ऐसे में देख रहा था तो एकदम से उनका लेक्चर आ गया, ठीक है। और वो 1 घंटे के लिए ऐसा लगा कि, और आप अगर आप हिमाचल जाएंगे, ठीक है, धर्मशाला जाएंगे ना, आप आ नहीं पाएंगे, ठीक है ना, वहां से। तो बेसिकली अभी आपको पता है कि तिब्बत की सरकार धर्मशाला से चलती है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है ना, द गवर्नमेंट इन एग्जाइल। तो कुछ कहते हैं ना कि वो दैवी शक्ति है। अब यहां पे नरेंद्र मोदी ने इनको विश किया है। 90 साल के हो गए, 6 जुलाई को बर्थडे था, यानी कि परसों। और इन्होंने बोला कि देखिए, आप सिंबल ऑफ लव, कंपैशन, पेशेंस एंड मॉरल डिसिप्लिन। दलाई लामा जब गए थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मिलने, तो दलाई लामा बोले थे कि मैं आपका देश कब्जाने नहीं आया हूं, बस एक चाय पिला दीजिए। 5 पॉइंट जो उन्होंने 5 पॉइंट दिए थे चाइना के सामने, उसमें ये बोला था कि तिब्बत को वहां पे हिंसा नहीं होनी चाहिए। वो हिंसा क्या बात, वहां प्रेम होना चाहिए, हटाइए, सब पीछे ले जाइए। हम चाइना का भी सम्मान करते हैं। अगर मुझे एक देश चुनना पड़े ना जहां सिर्फ कहते हैं कि प्यार ही प्यार पला है, भूटान तो है ही है, लेकिन वो तिब्बत है। क्योंकि तिब्बत, भारत धरती है धर्मों की, लेकिन तिब्बत में चाइना का कब्जा है। बट ऐतिहासिक तौर पे तिब्बत जो था ना, वो एक लर्निंग सेंटर था, वो एक बुद्धिस्ट सेंटर था, ठीक है। वहां शानदार यूनिवर्सिटीज थी, 6000 से ज्यादा बौद्ध मठ थे, और आज सब चाइना ने खत्म कर दिए। तिब्बत एक दैवी देश है। तिब्बत से नदियां निकलती हैं, ढेरों नदियां जो आप देखते हो ना, आपके ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? कैलाश मानसरोवर, मतलब आप नाम गिनिए, ठीक है ना। मेकोंग डैम कहां बन रहा है, जो चाइना अपना सुपर डैम बना रहा है। सबसे ज्यादा इसको थर्ड पोल तिब्बत को बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर आपको यहीं पे मिलेगा। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत जो है ना, वो नदियों का फ्रेश वाटर का सोर्स है। यहां पे ढेरों रिसोर्सेज है, और चाइना ने एक एक करके सब कुछ खत्म कर दिया, तबाही मचा डाली है। एक समय तिब्बत ऐसा हुआ करता था कि यहां पे प्रेम था। कहते हैं ना कि जब आप प्रेम के मार्ग पे चलते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां मिलती हैं, आप कभी दुखी नहीं रहते हो। लेकिन तिब्बत ऐसा ही था, वहां पे लोगों के पास रोजगार था, लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, साथ में काम करते थे, रिसोर्सेज का बहुत अच्छा फायदा उठाते थे। लेकिन आज चाइना ने सब बर्बाद कर दिया। उनके 80% रिसोर्सेज तबाह, गरीबी एक सबसे बड़ा कारण है तिब्बत का। भूखमरी, फेमाइन जो कभी भी तिब्बत ने नहीं देखा था, वो चाइना के आने के बाद हुआ। ये हालात हुई है। लेकिन आखिरकार ये हालात हुई कैसे है, और नरेंद्र मोदी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला है। और आपको बता दूं कि जब ऐसी वीडियो आई, किरण रिजिजू गए दलाई लामा के पास, अब तो ज्यादा वो दिखते नहीं है, अगर बात करते हैं तो किरण रिजिजू भी गए उनके पास और उनसे मुलाकात की। और मतलब भाई देखिए, मेरा तो ड्रीम है ना दलाई लामा से मिलने का। तो 14th दलाई लामा है, 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो। और अभी चाइना को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है, भयानक। और चाइना, देखिए अब नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा, इस पे भयानक विवाद होने वाला है। और अब ये मान के चलिए कि जियो पॉलिटिक्स चेंज होगी, भारत और चीन में भी विवाद बढ़ सकता है, भारत और चीन में भी कुछ बड़ा हो सकता है, बिग पॉसिबिलिटी। और चाइना ने ये साफ साफ बोला है कि भारत को क्या प्रॉब्लम है, भारत क्यों इतने टांग अड़ा रहा है, ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में टांग अड़ाने की बात है, हम ऐसी की तैसी कर देंगे। भारत को सीधा चाइना ने वार्न कर दिया है कि आप ये मत करिए, गलती मत करिए। आपको मैं एक किस्सा बताता हूं। 1959 में जब दलाई लामा भारत आए थे, 31 मार्च को वो भारत पहुंचे। अभी मैं वो इतिहास में पूरा बताऊंगा जब आप, तो वो जवाहरलाल नेहरू से मिले। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत भव्य स्वागत किया, भारतीय एरोप्लेन ऊपर गए, फूल बरसाए। दलाई लामा से जब मुलाकात हुई अप्रैल 1959 में, तो दलाई लामा ने बहुत प्यार से जवाहरलाल नेहरू से बोला। जवाहरलाल नेहरू बहुत प्यार से मिले, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ना बार बार खींचे। वो दलाई लामा अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि जब मैं उनसे ये बोल रहा था कि तिब्बत को आप आज़ाद कराइए,
तिब्बत जो है वो हमारा है, तो वो खींचे। वो बोला कि नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाइना से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम आपका समर्थन करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम तिब्बत को भी समर्थन दे देंगे, तिब्बत चाइना का पार्ट है, जो कि बहुत बड़ी गलती रही। भारतीय सेना तिब्बत से वापस आ गई थी, तब तक CIA ने इनकी मदद की। तो बात करेंगे, अब हम इतिहास में कूदते हैं, लेकिन दोस्तों आपका इतिहास बदल जाएगा, क्योंकि चाणक्य नीति और द सुपीरियर मैंस में, आप चाणक्य नीति खरीदेंगे आपको सुपीरियर मैंस में ये वाला कोर्स फ्री मिलेगा। तो मात्र 400 रुपए का कोर्स अभी सेल में आज और कल ऑफर है, दोनों कोर्स आप ले लीजिए, ऐसे महंगे है ये। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, पूरी चाणक्य नीति मैंने पढ़ाई है, और उसके बाद सुपीरियर मैंस में भी आपको फ्री मिलेगा। तो एक कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है दोस्तों, तिब्बत जो है, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे बुद्धिज्म 7th और 8th सेंचुरी में फैलना शुरू हो गया था, और ये बहुत बड़ा एम्पायर था, तिब्बतन एम्पायर जिसको बोला जाता था। बगल में टांग डायनेस्टी थी, और चाइना से तिब्बत का जमीनी विवाद रहता था, बट तिब्बत बहुत ज्यादा अमीर था चाइना से। चाइना तो छोटा है, चाइना ने ज्यादातर हिस्सों को जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया है। तो चाइना जो है ना, टांग डायनेस्टी और तिब्बतन डायनेस्टी में, यहाँ पे मूड खराब, दोनों में जो झगड़े हैं वो काफी ज्यादा रहते थे कि ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया। यहाँ पे खान आमदो एक और एरिया था, जो तिब्बत 3 पार्ट में डिवाइडेड था, बट एक चीज यहाँ पे थी, प्रेम। यहाँ के पहाड़ों की पूजा की जाती थी, और जब बुद्धिज्म आया तो बुद्धिज्म तिब्बत में गया, और जब तिब्बत में आया तो तिब्बतन बुद्धिज्म उसको बोला जाने लगा। तो तिब्बतन बुद्धिज्म में जो वही कहता है ना कि कोर था उसका, वो था प्यार, और उसके बाद वो फैला, लोगों ने यहां पे बुद्धिज्म को जो है वो एक्सेप्ट किया। साक्या पंडिता नाम के यहां पे एक लामा रहते थे, ठीक है, मतलब एक गुरु थे, उनके पास भैया गोदान खान, कौन थे गोदान खान? चंगेज खान के पोते। आपको पता है ना कि 1227 में, 1205 आते आते चंगेज खान लीडर होगा, और उसने एक साइड से जीतना शुरू किया, और 1220 आते आते उसने पूरे चाइना पे अपना कब्जा कर लिया था, और 1227 तक पूरा तिब्बत पर भी कब्जा हो गया। बट 1240 में जब ये इनसे मिले गोदान साक्या पंडिता से, तो इनका तो पूरा इन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया, और जब ऐसा हुआ तो और ये तेजी से फैला, ढेरों मठों की स्थापना हुई, खूब पैसे दिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेन जो बुद्धिज्म का स्प्रेड है, पद्म संभवा आपने नाम सुना होगा, वो यहाँ पे गए, भारत के थे, वो यहाँ पे गए, शंकराचार्य यहाँ पे गए। मैं बता रहा हूं नहीं कि लर्निंग सेंटर हुआ करता था, लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, जो करुणा थी वो यहाँ की नींव थी। इसी दौरान दोस्तों 1409 में एक स्कूल की स्थापना की जाती है, समझ रहे हो? और ये जो स्कूल था, यहां से एक छात्र निकलते जिनका नाम है गेद्रुप, जो कि पहले दलाई लामा बनते हैं। दलाई क्या? दलाई का मतलब होता है समंदर, लामा होते हैं गुरु, यानी कि ज्ञान का समंदर, ठीक है, वो गुरु जिनके पास ज्ञान ही ज्ञान है। तो यहां 1409 में हम ये देखते हैं कि ये प्रथा शुरू हो जाती है दलाई लामा बनने की, और उसके बाद देयर इज नथिंग टू स्टॉप। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। क्या है कि ये वक्त चलता है, लंबे समय से तिब्बत अलग रहता है, बट जब चिंग डायनेस्टी आती है तो 1724 में चिंग डायनेस्टी जो है, ये इनका खान और आमदो एरिया जो है ना, इनको ऑक्यूपाई कर लेती है। और अब जाहिर सी बात है कि जब इनको ऑक्यूपाई करते तो उसमें इनका दखल भी हो जाता है। तो दलाई लामा चिंग डायनेस्टी चुनती है, लेकिन मोर और लेस इनका चुनने का, देखिए दलाई लामा को चुना कैसे जाता है, ठीक है। ये 2 चीजें हैं जो अभी चाइना कह रहा है कि दलाई लामा पे हमारा अधिकार है। अभी विवाद क्या है कि हम दलाई लामा को चुनेंगे। तो हम दलाई लामा को कैसे चुनेंगे? हम दलाई लामा को एक गोल्डन यान सिस्टम है वैसे चुनेंगे। ये चिंग डायनेस्टी से ही चला आ रहा है। जब चिंग डायनेस्टी ने इन पे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये जो गुरु है ना, इनके स्पिरिचुअल गुरु है, ये तिब्बत को कंट्रोल करते हैं, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनको कंट्रोल हम तभी करेंगे जब ये मेरी बात मानेंगे। तो इसके लिए इन्होंने चिट सिस्टम, एक लॉटरी सिस्टम चलाया था कि जो लामाज हैं, वो जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनका नाम देंगे और उनको एक ऐसे पॉट में डाल दिया जाएगा, और गोल्डन स्क्रिप्ट है वो, उससे निकालिए आप, और जिसका नाम आएगा वो दलाई लामा बनेगा। चाइना कह रहा है कि हम इस सिस्टम पे जाएंगे। अब दलाई लामा ओरिजिनल जो चुना कैसे जाता है दलाई लामा को, जो तिब्बतन मानते हैं, जो दलाई लामा कह रहे हैं, वो ये है कि देखिए आत्मा ट्रैवल करती है। दलाई लामा सोल एक है, सोल आत्मा। अब उससे क्या है कि सारे लामा बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, उस आत्मा को चुनते हैं जो किसी और के शरीर में प्रवेश की होगी, दलाई लामा की, यानी कि पुनर्जन्म, और उसको फिर उस बच्चे को ढूंढा जाता है जिसका पुनर्जन्म हुआ एज अ दलाई लामा, उसको दलाई लामा बनाया जाता है। तो अभी जो प्रेजेंट दलाई लामा है वो कह रहे हैं कि वही प्रथा होगी। चिट्ठी लिख के उन्होंने बताया कि अब वक्त आ गया है कि अब हम ये चीजें शुरू करें, आप ड्राफ्ट बनाइए नए लामा को ढूंढने के लिए। और चाइना कह रहा है नहीं, गोल्डन यान सिस्टम ही हम जो है वो उसी पे ही जो है वो जाएंगे। अब भैया इसकी वजह से बहुत दिमाग खराब हो गया है। बहरहाल अभी हम इतिहास में वापस चलते हैं।
तो 1724 में चिंग डायनेस्टी का यहां पे जो है वो बोलबाला रहा। फिर उसके बाद कट टू 1911, तिब्बत जो है वो आजाद हो गया, क्योंकि चाइना ही आजाद हो गया, जिन्हाई रेवोल्यूशन आता है। अब देखिए तिब्बत जो था, तिब्बत हमेशा से चाइना के कंट्रोल में नहीं था, बहुत ही कम समय के लिए वो चाइना के कंट्रोल में आया। तिब्बत हमेशा से आजाद था। 1911 में तिब्बत आजाद रहा, फिर 40 साल वो आजाद रहा। भाई 1914 में ब्रिटिश और तिब्बत बैठे, बॉर्डर पे साइन हुए, लेकिन इसमें चाइना नहीं था। कट टू 1949, 1949 आता है, किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन माओ जेडोंग कम्युनिस्ट झंडा लेकर बीजिंग में घुस गए और उन्होंने यहां पे कम्युनिस्ट झंडा जो है वो लहरा दिया। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, तिब्बत पकड़ो, तिब्बत को हम कब्जा करके रहेंगे, कोई दलाई लामा नहीं है, हमारे हम जो हम बोलेंगे वही होगा, लेकिन शांति से होगा सब। तो भैया ये घुसते हैं 1950 में, सितंबर 1950 में ये बोलते हैं कि सुनो अपनी, अब दलाई लामा देखो, क्योंकि अभी तक दलाई लामा नए, तब तक जो अभी प्रेजेंट दलाई लामा ने 1935 उनका जन्म हो चुका था, ठीक है। अच्छा दलाई लामा मैंने क्या बताया था, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि सब बैठते हैं और जो दलाई लामा है, जो प्रेजेंट दलाई लामा, वो बताते हैं, वो अब वो बैठेंगे कैसे, मेडिटेट करेंगे, मेडिटेशन से उनका पता लगाएंगे। वो उनको सपना आ सकता है, तो इनको सपना आया था कि भाई एक ऐसा घर है जहां पे घर के अंदर पेड़ निकला हुआ है, दूर दूर जो है वो मैदान है, उत्तर दिशा में आप जाइए तो वहां पे आपको नए दलाई लामा मिलेंगे। तो जो आज के तेंजिंग ग्यात्सो जो दलाई लामा है वो वहीं पे मिले थे, एकदम से वो बच्चे खेल रहे थे, उस समय 5 साल के थे, और उनको पकड़ के लाए थे कि बेटा तुम दलाई लामा हो, 2 साल की उम्र में। अब फिर हम ये देखते हैं कि एक बार जब ये प्रोसेस हो गया तो उनकी पढ़ाई शुरू होती है, संस्कृत व्याकरण तक पढ़ाया जाता है, तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता है, विज्ञान की भी पढ़ाई दी जाती है, बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जाती है, 5 मुख्य विषय होते हैं, ठीक है। फिर दलाई लामा, अब देखिए यहां पे तेंजिंग ग्यात्सो को ले आए 1935 में। इधर चाइना जो है अब 1950 आ गया है, चाइना ने तिब्बत पे अपना कंट्रोल जो है वो जमाना शुरू कर दिया है। इस समय दलाई लामा 15 साल के थे और अब बहुत ज्यादा जरूरी था कि दलाई लामा ही हेड ऑफ स्टेट होते थे। पोटाला पहले से यहां पे है, वहीं पे रहते हैं, और अब हेड ऑफ स्टेट 15 साल की उम्र में दलाई लामा को डिक्लेयर कर दिया गया। चाइना को मिर्ची लग गई, बोला अरे बाप रे बाप ये क्या प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना। तो अगले दलाई लामा जो है 14वें दलाई लामा ये बन गए। इसके एक और पद होता है पंचेन लामा। पंचेन लामा जो होता है वो सेकंड होता है, दलाई लामा के बाद दूसरे पंचेन लामा होते हैं। उस समय जो पंचेन लामा थे वो चाइना का सपोर्ट कर रहे थे, 10th पंचेन लामा। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइना ने उनको बैठाया था, बेसिकली वो चाइना के पपेट थे। हालांकि वो 12 साल के थे, लेकिन वो चाइना के पपेट थे, जो चाइना बोल रहा था वो ये चीज है। तो पंचेन लामा भी थे, लेकिन वो चाइना के साथ थे, लेकिन खतरा मंडराने लगा था दोस्तों। फिर उसके बाद चाइना जो है वो कहता है कि सुनो एक काम करते हैं, 1951 में दलाई लामा को बैठा, सबको बैठा, बोला कि ये 17 पॉइंट प्रोग्राम है, इसको साइन करो। अब 17 पॉइंट प्रोग्राम में पहला पॉइंट जो था वो लिखा था कि तुम चाइना के साथ रहोगे, लेकिन बाकी सारे पॉइंट में था कि ऑटोनॉमी दी जाएगी, हम बुद्धिज्म का रिस्पेक्ट करेंगे, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो भैया साइन हो जाते हैं 17 पॉइंट। लेकिन ये पहली बार था जब चाइना ने ऑफिशियली ये बोला था कि जो है वो तुम हमारे साथ हो, ठीक है, बस तुमको हमारे साथ आना है। यूनाइटेड नेशन में भी दलाई लामा गए और यूनाइटेड नेशन ने कंडेम किया। इसी दौरान दलाई लामा भारत भी आए, 1955 के दौरान भारत भी आया। अब उस समय टेंशन बहुत ज्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि कभी भी चाइना तिब्बत को इन्वेड कर देगा। अभी तक फोर्सेस नहीं गई थी यहाँ पे, ठीक है, चाइना की। तो यहां पे भारत से भी मदद मांगी, लेकिन भारत ने ये बोला, जवाहरलाल नेहरू साफ कर दिया कि देखिए ये, क्योंकि हमने भी पंचशील एग्रीमेंट चाइना से साइन किया था, है ना, हमने भी पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था दोस्तों। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम चाइना से हम अभी दुश्मन नहीं लेंगे, आप देख लीजिए, आप अपने भरोसे हैं। भारत ने भी फोर्सेस भी बुला ली थी, लेकिन सीआईए जो है अमेरिका, वो दलाई लामा की मदद कर रहा था। उसको पता था कि अगर तिब्बत पे भी चाइना कब्जे में तो कम्युनिज्म वहां पे फैल जाएगा। तो सीआईए जो है वो जो तिब्बतन भागे थे, बहुत थे कि जब भी तिब्बतन जो है वो भागे भारत ही आए हैं, और भारत में सीआईए की भी उस समय प्रेजेंस थी। उनको ट्रेन कर रहे थे वो एज अ गुरिल्ला फाइटर्स कि अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको दलाई लामा को बचाना है, आपको तिब्बत को बचाना है अगर चाइना इन्वेड करता है। तो 1955 तक चीजें ना बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उसके बाद चीजें ऐसे ही चलती हैं। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि दलाई लामा को जबरदस्ती चाइनीज एम्बेसी ले जाया गया था, और हैदराबाद जाना था दलाई लामा को, लेकिन एक गाड़ी आई, चाइनीज एम्बेसी ले गए। और उसके बाद जब भारत को पता चला कि दलाई लामा हैदराबाद नहीं पहुंचे, वो हाहाकार मच गया। फिर वहां पे फोन करवा के, और जू लाइन ने तो ये तक बोल दिया था कि सुनो बेटा, ऐसा है कि भारत से बोल दिया था कि अगर ज्यादा तुमने खुड़पैची की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से दलाई लामा को छोड़ा गया, वो वापस तिब्बत आ गए, भारत से उनको मदद नहीं मिली। अब दलाई लामा को पता था कि यार देखो ये इनएविटेबल है, अब चाइना किसी भी वक्त इन्वेड कर सकता है। 1959, 10 मार्च 1959, ये आप डेट याद रखिए, क्योंकि
उस समय चाइना ने दलाई लामा को बुलाई कि आइए फंक्शन में बैठते, लेकिन आप अपने कोई गार्ड लेके नहीं आएंगे। तो दलाई लामा समझ गए, उस समय दलाई लामा मात्र 24 साल के थे, कि अब प्रॉब्लम होगी और अब मेरा समय आ गया है। उस समय ओरेकल जो था, जो भविष्य बताते हैं, ठीक है, अगेन एक धर्मगुरु, उन्होंने दलाई लामा को यह बोला था कि बेटा ऐसा है, समझो इस बात को कि तुम अभी चाइना के साथ रहो, सपोर्ट करो उनको, ठीक है। लेकिन एकदम से वो बोलते हैं, एकदम से गहरी मेडिटेशन में तो बोलते हैं, पेपर में लिखते हैं निकलो यहां से तुरंत। तो वो एक मैप पे रास्ता बताते हैं कि तुमको यहां से जाना है और तुमको भारत निकलना है। तो दलाई लामा इसको, क्योंकि 10 मार्च को क्या हुआ कि जैसे ही बोला चाइना ने कि आओ हमारे पास आके जरा आप प्रोग्राम अटेंड करिए, तो पता था दलाई लामा को कि हमको मुझे कब्जे में ले लिया जाएगा और चाइना तिब्बत को इन्वेड कर देगा। अब होता यह है दोस्तों कि जहां पे ये पोटाला पैलेस है ना तिब्बत में, वहां पे लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है दलाई लामा को सेव करने के लिए, कि हमको कुछ भी करके इनको बचाना है। भयंकर भीड़ लगती है। उसके बाद दलाई लामा भी सोचते हैं कि मुझे भी यहां से बाहर निकलना है, तो एक सोल्जर का वो रूप लेते हैं। अच्छा, इसी समय दोस्तों 1959 में ही, मार्च में ही, चाइनीज जो सेना है वो घुस चुकी है, ये मैं बताना भूल गया। 40,000 से 80,000 चाइनीज सैनिक जो है वो उस समय तिब्बत में इन्वेड कर दिया, ठीक है ना, इन्वेड कर दिया भयंकर तरीके से। तो चाइना जो है वो जो यहां पे कब्जे में आ गया है आपका तिब्बत चाइना के। अब क्या हुआ कि दलाई लामा को बाहर निकलना, तो सोल्जर का भेष रखते हैं, वो राइफल लेते हैं और अपनी बहन के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और अपने लोगों के साथ वो निकलते हैं। अब ये एक ऐसी जर्नी है दोस्तों, ये बहुत मुश्किल। बता रहे थे कि हम रात को 10 बजे निकले, ठीक है, 17 मार्च की बात है, हम यहां से रात को 10 बजे निकले और बहुत मुश्किल रहता है दोस्तों। रात को सफर करना सेफ है, लेकिन सीआईए मदद करती है। इनफैक्ट आइजनहावर तो हर सुबह 10 बजे ये देखते थे कि भैया दलाई लामा सेफ पहुंच गए कि नहीं। तो सीआईए यहां पे मदद करती है, लेकिन दोस्तों ये रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि एक तो पहाड़ियां हैं और आपको रात में जाना है भाई, मतलब बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन किसी तरीके से दलाई लामा जो है 26 मार्च, ठीक है, अरुणाचल आखिरी गांव जो तिब्बत का होता है वहां तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो भारत में एंट्री कर जाते हैं। अब जैसे ही वो भारत में एंट्री कर जाते हैं, चाइना उनको ढूंढ रही होती है कि किसी तरीके से दलाई लामा को ढूंढो, लेकिन वो बच निकलते हैं। अब यही कहना, जाको राका साइया मार सके ना कोई, भगवान की कृपा होती है, सीआईए भी आपकी मदद के लिए आती है। और भारत में जब वो एंटर होते हैं तो भारत में बहुत भव्य स्वागत होता है कि आप आइए। उसके बाद फिर यहाँ पे सरकार बनाई जाती है। पहले वो मसूरी में रहते हैं, मसूरी में जो है वो जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं, उस पर वो बात करते हैं कि आप कुछ करिए तिब्बत को लेकर, लेकिन कुछ ऐसा सच फाइनलाइज नहीं होता। अच्छा, चाइना कहता है भारत से कि तुमने जो दलाई लामा को शरण दी है ये तुमने बहुत गलत कर दिया है, ये नहीं होने वाला, ईनाचौल पे ये तो बहुत डेंजरस, तुमने ये टेरिटरी गलत है। और फिर भारत से युद्ध होने की सबसे बड़ी वजह 1962 का दलाई लामा होते हैं कि आप हमारे इंटरनल मैटर में आपने हमसे दोस्ती की ट्रीटी साइन की, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, राइट। तो अब यही है। उसके बाद दोस्तों भारत से ही दलाई लामा की जो है वो सरकार चलती है, भारत से युद्ध भी होता है चाइना का, और लगातार दलाई लामा यही कहते हैं कि देखिए यार, हम जो है ना, हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, हमको तिब्बत जो पहले तिब्बत था ना वही चाहिए, हमको वहां पे प्यार चाहिए, हम किसी से लड़ने नहीं आए। अच्छा, भारत जो है, भारत ने तिब्बत दलाई लामा को शरण क्यों दी? क्योंकि बुद्धिज्म भारत से निकला, बुद्धिज्म की वजह से ही तिब्बत है, तिब्बतन बुद्धिज्म आया। भारत और तिब्बत के रूट्स आज से नहीं, बहुत साल पुराने हैं, और भारत अपनी मानवीयता के लिए जाना जाता है। लेकिन भारत ने बहुत अच्छी चीज की थी, भारत में सेना बना रही थी तिब्बत में। अगर दलाई लामा ने तिब्बत में सेना नहीं बनाई थी, अगर दलाई लामा तिब्बत में सेना बना लेते तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो प्रेम पे मार्ग में चल रहे थे, उनको लगा कि हमको कोई इन्वेड नहीं करेगा। लेकिन भारत एक ताकतवर देश था और भारत ने इसीलिए उनको शरण दी। और देखिए, ये भी बोला जाता ना, एशिया में तिब्बत का जिसका तिब्बत पे कंट्रोल होगा वो पूरे एशिया पे कंट्रोल करेगा। इतनी इंपॉर्टेंस है तिब्बत की, समझ रहे हो। 1990 अब देखिए, कई बार ऐसे रिश्ते में सुधार करने की भी कोशिश की गई है तिब्बत और चाइना में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 1990s में दोस्तों पंचेन लामा नोरबू को चुना गया, उनको रातों रात चाइना ने गायब करवा दिया, रातों रात। आज भी वो नहीं मिले, कहां गए वो पता नहीं। तो ये सब हुआ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश दलाई लामा से मिले, बराक ओबामा दलाई लामा से मिले, हर कोई दलाई लामा से मिलता है। लेकिन भारत ने भाई, पूरी सरकार यहीं से चलती है। अब अभी क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि चाइना जो है वो ये कह रहा है कि सुनिए, दलाई लामा आप नहीं चुनेंगे, हम चुनेंगे। लेकिन अब दलाई लामा 90 साल के हो गए हैं और अब दलाई लामा ने बोल दिया कि अब ये प्रोसेस हम शुरू कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट दी प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल्डन यान सिस्टम नहीं, मेन प्रोसेस शुरू करिए। अब उसमें भारत भी इन्वॉल्व हो गया है, भारत जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। भारत गया, उनको बर्थडे विश किया। माओ निंग जो है चाइनीज की फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि देखिए, हम सबको पता है कि हमारे तिब्बत पे जो पोजीशन है वो कैसी है। अब ये भारत पर आरोप लगा रहे हैं और दलाई लामा पर आरोप लगा रहे हैं, ये इंटरनल
हमारे अफेयर्स पे जो है वो घुसते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दलाई लामा, ये अलगाववादी। बताइए चाइना क्या रहा है, चाइना ने लिटरली पूरे तिब्बत को बर्बाद करके रखा है, रेलवे लाइन बना रहा है, रोड बना रहा है, पूरे सारी सब खत्म कर दिया चाइना ने। अगर आप तिब्बत घूमने जाएंगे आपको लगेगा है सर कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहां फोटो रखने की भी मनाही है दलाई लामा की। और आज भी तिब्बत इस इंतजार में है कि कब दलाई लामा आएंगे और हमको छुड़ाएंगे, और ऐसा होगा, आज नहीं तो कल 110% होगा। आप समझ रहे हो? तो दलाई लामा अभी पॉलिटिकल एग्जाइल में है। अब यही है बता रहे कि जो जिंजियांग है, ठीक है, चाइना ने इसको भी अपने कब्जे में रखा हुआ है, इसको जो है वो लिबरेट कराने की कोशिश में है। तो जब ये हुआ तो भारत के ऊपर आरोप लगाया गया कि भारत चाइना से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब दलाई लामा का नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। तो दलाई लामा, भारत ने बोला है कि भैया जो दलाई लामा चाहेंगे वही होगा, सरकार एग्जाइल में। अच्छा, दलाई लामा बोले हैं कि अब जो नया लामा होंगे ना, जो नया बच्चा होगा वो एक फ्री कंट्री में पैदा होगा। इसका मतलब पता है क्या है? तिब्बत एक फ्री कंट्री नहीं है, यानी कि यहां पे जन्म नहीं होगा। अब फ्री कंट्री कोई भी, भारत हो सकता है, नेपाल हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, भूटान हो सकता है, बांग्लादेश तो नहीं, खैर श्रीलंका हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये यहां पे कहना है। लेकिन चाइना और भारत इसको लेकर, लेकिन अब वो ये भारत वो वाला नहीं है। चाइना को भी पता है कि बहुत डेंजरस है इस समय भारत, इंडिया भी। हम ज्यादा भारत से खुड़पैची जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन यही है, इट इज व्हाट इट इज। रिश्तों में प्रॉब्लम्स तो देखी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हो सकता है फिर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ये पूरी कहानी थी दलाई लामा की, और पूरा मैंने आपको एक एक चीज बता दी कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों, व्हाई इट हैपेंड। लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और यकीन है कि अब जो नया तिब्बत आएगा, या जो आज नहीं तो कल तिब्बत आज़ाद होगा ही होगा, उसको बहुत कहते हैं ना कि वो सेंटर ऑफ द लव बनेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।